हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं प्यारे? तो आज इस वीडियो में क्लास 10th उर्दू का जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन बताने वाले हैं। ओके, ये गेस क्वेश्चन है, ये संभावित प्रश्न है। ओके, एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन अपना हौसला तो छोड़ना भी नहीं है ना, हमको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, आप सभी सवाल को याद करो, जो मैं बता रहा हूँ उसको भी याद करने की कोशिश करो, और आप अपने हिसाब से भी देखो कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है उसको भी देखो। तो आप लोग की ख्वाहिश थी सर गेस क्वेश्चन बताइए उर्दू का इंपॉर्टेंट, तो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके मैं आपको समझाता हूँ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमद किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखें, ठीक है ना। तो देखिए, लुगत में हमद के मानी खुदा की तारीफ करने के हैं। उर्दू शायरी की इस्तिलाह में भी हमद इस नज़म उस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ की जाए। उर्दू शायरी की दिगर इसनाफ की तरह हमद भी, आगे देखते हैं इसका आगे लेने हैं, तो हमद भी एक मकबूल सिनफ शायरी है जिसमें खुदा ताला की सिफात बयान की जाती है। उर्दू के तकरीबन तमाम शोरा ने हमद में तबा आजमाई की है। शायर सवाब के नियत से भी हमद लिखता है। उर्दू लिखने को बाश खैर बरकत और इजरो सवाब समझता है, ठीक है ना। तो ये आपका हमद के बारे में लिखना है इतना, ठीक है ना। ये सवाल ही पूछा गया है, और जो मैं अभी सवाल बताया हूँ हमद, वो भी सवाल पूछा है। ये भी सवाल आया कि हमद और मनकबत और नात में क्या फ़र्क है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमद होता है क्या है। तो मैंने बताया भी हमद क्या होता है ना। हमद शायर उर्दू शायरी में हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ तशरीफ बयान किया था। तो ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि हमद में किसकी तारीफ बयान करते हैं। मनकबत जो है उर्दू शायरी में उस नज़म को कहेंगे जिसमें बुजुर्गान दीन जो है या औलिया अल्लाह जो होते हैं उनकी जो है उनके बारे में तौसीफ़ और तारीफ जो है बयान की जाती है। यानी कि जो औलिया अल्लाह होते हैं, बुजुर्गान दीन होते हैं, उसकी तारीफ तौसीफ़ बयान करना जो है मनकबत कहलाता है। और उनसे अकीदत का भी इजहार किया जाता है। मनकबत भी नज़म की एक किस्म है। उर्दू शायरी में मनकबत का काफ़ी सरमाया मौजूद है। मतलब नज़म ही जाके क्या बन गया? मनकबत बन गया। यानी कि जिस नज़म में आप बोल सकते हैं, जिस नज़म में बुजुर्गान दीन वली औलिया अल्लाह के हजरात की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे मनकबत कहते हैं। कसीदा के बारे में जानते हैं। नज़म की उस किस्म को कसीदा कहते हैं जिसमें शायर किसी हुक्मरान या बादशाह, यानी कि कोई हाकिम हो, कोई बादशाह हो, उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ करता है। और एक्चुअली वो तो कसीदा पढ़ता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि हमको इनाम व इकराम मिले, है ना, मतलब मालो दौलत मिले। अक्सर होता है बादशाहों की तारीफ़ करना, है ना, वो अपने आप को बहुत मतलब अच्छा लगता है, और वो सवाब के मतलब इनाम व इकराम के लिए तारीफ़ ज़्यादा करते हैं, उनके लालच में भी करते हैं। तीनों की तारीफ़ से उनके दरमियान फ़र्क भी वाज़े हो गया है ना। आप इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, आपको मेन डिफिनेशन लिखना है। चलिए, ये भी सवाल पूछा गया, हमद नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो मैंने अभी बताया हमद क्या है, नात क्या है। इसको एक बार देख लीजिए। ओके, देख लीजिए। हमद पहले उन्हें कि दोनों को डिफिनेशन बताना है, हमद के बारे में बताना है, हमद किसे कहते हैं और नात किसे कहते हैं, दोनों के बारे में डिफिनेशन लिख दीजिएगा, हो जाएगा। शबनम कमाली के 3 शायर मजमूआ का नाम, ये तो मैंने 2 नंबर का सवाल बताया था। ओके, देख लीजिए, 2 नंबर सवाल मैंने ऑलरेडी बता दिया है सारा। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया एग्जाम में। देखिए, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था कि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। उस वक्त तहरीक आज़ादी ज़ोरों पर चल रही थी, है ना, मतलब भारत छोड़ आंदोलन जो होते हैं। रुकैया भाभी के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे। किसी मुकदमे में 2 साल की सज़ा हो गई, जेल चले गए, और 2 साल के बाद जब रिहाई मिली तो मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुकदमे में उन्हें फिर 3 साल के लिए सज़ा हो गई। मतलब सज़ा मतलब उस पर केस वगैरह चल रहा था, मुकदमा चल रहा था। 2 साल के लिए गया, छूटा, फिर पता चला फिर आ गया, मतलब उसका वारंट आ गया, फिर चला गया केस में, है ना, फिर जेल चला गया। तो इसी वजह से जो है उनका जो शौहर थे, रुकैया भाभी के जो शौहर थे, वो बार बार जेल जाया करते थे, मतलब जेल जाते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। महमूद के किरदार पे 5 जुमले लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट। महमूद जो आपने पढ़ना, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन फरार वाला जो अफसाना है। देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के ज़ेर निसाब अफसाना फरार में महमूद मरकजी किरदार है। 10 साल की उम्र में महमूद के वालिद का इंतकाल हो जाता है, और चंद साल के बाद उसकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाता है। चुनांचे किस्मत ने उसे तंग दस्त मामू के घर पहुँचा दिया। ज़िंदगी में मसाइब यानी कि मुसीबत से भरा हुआ मसाइब और दुश्वारियों का आगाज़ हो गया। नामुवाफिक हालात ने जितना ठोकर लगा इसी कदर उसका तजुर्बा बढ़ता गया। बोलते हैं ना कि जितना ठोकर लगता है उतना आदमी का तजुर्बा बढ़ता है, यानी कि जितनी गलतियां होती उतनी उतना जो नॉलेज बढ़ता है। इसलिए गलती करना छोड़ना नहीं है। मतलब आप नए जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें आपको तजुर्बा हासिल करना है।
फेल होंगे लेकिन फिर हम आगे उठेंगे, गिरेंगे लेकिन उठेंगे जरूर, वही इसमें बताया गया। ठोकर लगते गया लेकिन उसका तजुर्बा जो है बढ़ते गया। कम उम्र में ही महमूद मुस्तकिल मिजाज और अज़म की पुख्तगी का मुकम्मल नमूना बन गया। आला तालीम के दौरान वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा, जहाँ उसके जहन में क्या होता है, चोर दरवाजे से रोमानियत दाखिल होने लगी। मतलब उसके जहन से, जो जहनी, जो बद जहनी जिसको बोलते हैं ना। यूनिवर्सिटी की तालीम से फारिग होकर महमूद ने मुकाबला जाती इम्तहान दिया, यानी कि कंपटीशन दिया और हिस्सा लिया, उसमें जो है डिप्टी कलेक्टर भी बन गया। तो ये लिखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार इनका रहा है। कमर जहाँ की हालत ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखना है। कमर जहाँ की पैदाइश 1951 में हुई, समस्तीपुर जिला में हुई थी। ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, कहाँ हुई थी? मरदुम खैस गाँव बुजुर्ग दवार में हुई थी। इसी गांव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए। वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। उनका ख़ानदान गांव में तालीम याफ्ता समझा जाता था, है ना। घर के तमाम अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD की। उर्दू में तालिब इल्मी के ज़माने से ही उर्दू अदब से फितरी लगाव था, इसलिए 1966 में ही अफसाना लिखना शुरू कर दी। क्या बात है, यानी कि देखिए 1951 में उनकी पैदाइश हुई और 1966 से कितना साल हुआ, जोड़ सकते हैं आप, 15 साल। ओह माय गॉड, 15 साल से ही अफसाना कहानी लिखना शुरू कर दी। 15 साल में आजकल बच्चे तो मैट्रिक एग्जाम भी सही से दे नहीं पाते यार। समझ सकते हैं क्या मतलब रह चुका, उसका जहन कितना तेज होगा, कितना ब्रिलियंट होंगे वो। सिनफ अफसाना पर 5 जुमले लिखिए। देखिए अफसाना पे लिखना है, सिनफ अफसाना दास्तान और नावल की मुख्तसर तरीन शक्ल है। नावल बहुत बड़ा होता है, अफसाना छोटी सी बात होती है। दास्तान, अफसाना या बालफ्ज दिगर मुख्तसर कहानियों को ही फ़नी एतबार से अफसाना कहते हैं, मतलब फ़नी एतबार से, थोड़ा सा मज़ाहिया टाइप का। उर्दू में अफसाने की रवायत नावल की निस्बत जदीद है। नावल में किसी शख्स की ज़िंदगी की मुकम्मल अक्कासी होती है। मतलब कोई जब नावल लिखता है ना, तो उसकी कोई शख्स है तो उसकी पूरी ज़िंदगी जब से पैदा हुआ जब मरा उसके दरमियान जितना सारे घटनाएं हुआ, वाक़या हुआ, सभी को पेश किया जाता है। लेकिन अफसाने में क्या होता है, उसी शख्स का कभी कभी एक पहलू, मतलब किसी एक क्षण, मान लें कि कोई पैदा हुआ मरा, अब उसी के दरमियान कोई एक ऐसा मौका रहा, जैसे मान लें कि किसी बंदा पे अफसाना लिखा जा रहा है और वो गया मुंबई। अब मुंबई में उन्होंने जो देखा, अपने लाइफ में एक बार मुंबई गया, मुंबई में जो उन्होंने देखा उसी के बारे में कहानी लिख दिया, वो अफसाना कहा जाएगा। लेकिन नावल में पूरी जिंदगी कहाँ कहाँ गुजारा, कहाँ, पूरा एक मोटी किताब बन जाती है, ठीक है ना। तो किसी शख्स की जिंदगी के एक पहलू का पेश किया जाता है, पहलू को पेश किया जाता है। अफसाने को हम एक नशिस्त में पढ़ लेते हैं, मतलब एक लिस्ट थोड़ा सा छोटा सा रहता है, रिसाला रहता है, थोड़ा सा 2-3 पेज रहता है, उसमें हम पढ़ लेते हैं। जबकि नावल के साथ ऐसी बात नहीं है, पढ़ने के लिए कई नशिस्त दरकार होती है, मतलब समझ रहे, कई जिल्द, कई किताबें दरकार होती है। आज की तेज़ रफ्तार मशीनी ज़िंदगी में अफसानों के ज़रिए मसाइल हयात को समझना निस्बतन आसान है। बिल्कुल, आज इतना फास्ट हो गया, कोई नावल कौन पढ़ेगा थी, है ना। तो सोचता है कि हम अफसाना पढ़ लें, कहानी पढ़ लें छोटा सा, ताकि कहानी पढ़ के कुछ हासिल कर पाएँ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, दोनों का आंसर यही लिखना है। गुज़श्ता 30-40 सालों से हमारी ज़िंदगी का हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहौलियात के माहिरीन ने तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग, है ना, का नाम दिया। आज ग्लोबल वार्मिंग आलमी सतह पर एक ऐसा संगीन मसला बन गया है जिससे दुनिया के तमाम ममालिक परेशान है। ओके, इतना लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। उनके वालिद का नाम मीर तकी था। उनकी वालिदा अजीजुन्निसा बेगम, बहुत बार सवाल पूछता है, उनके वालिदा का नाम क्या था? अजीजुन्निसा बेगम। बहुत जी शऊर खातून थी, मतलब बहुत अच्छा जी शऊर। सर सैयद के मुअर्रिस शाहजहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे, मतलब शाहजहाँ के ज़माने में उसके जो ख़ानदान थे ना, जो दादा परदादा जिसको बोलते हैं, शाहजहाँ के ज़माने में ही हिंदुस्तान आए थे और मुगलिया हुकूमत के बड़े ओहदों पर फायज हो गए थे। यानी कि मुग़ल हुकूमत में जो था उसमें उसका कोई पोस्ट मिल गया था, उनको ख़ानदान, मतलब परदादा दादा, एंसेस्टर जिसको बोलते हैं, ख़ानदान को, तो बड़े ओहदे पर फायज हो गए थे। उनका ख़ानदान इल्मी और मजहबी था। सर सैयद की तालीम और तरबियत में उनकी वालिदा का बड़ा हाथ था। तालीम से फ़रागत के बाद सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। सवाल आता है कि किसमें की? ईस्ट इंडिया कंपनी में। मुलाजमत से कामयाबी के साथ सुबकदोशी के बाद सर सैयद ने अलीगढ़ में कौम की तालीम के लिए MA कॉलेज, है ना, MA कॉलेज
खोला, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम, जो आप जान रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम, तो पहले MA खोला है ना, अब उसका नाम अब क्या हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अभी भी है वाकई है, मशहूर हो गया। सर सैयद ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और तादम आखिर मतलब एकदम जिंदगी भर कौम की इल्मी व अदबी खिदमत में मसरूफ़ रहे। ओके, तो ये सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले था। ओके, अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ करना है। हम अदब की पहचान किसी तरह करें। एक फ़नकार अपने फ़न का नमूना पेश करता है, वो कितना अदबी है। अब्दुल मगनी के ज़ेर निसाब मजमून अदब की पहचान में मुकम्मल ज़ोर इसी बात पर दिया गया है कि हर तहरीर अदबी नहीं हो सकती, हर तहरीर अदबी नहीं होती और हर अदब का मेयारी होना भी लाजमी है। एक फ़नकार अपना जो अदबी निगारिश पेश करता है वो फ़नी नमूना जैसे पढ़कर हमारे अंदर सरो इंसबात की कैफियत पैदा हो और हम इससे आसूदगी महसूस करें, वो तमाम निगारिशात अदब में शामिल होती हैं। तो भाई साहब इसको पढ़िएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का। आगे है भीमराव अम्बेडकर की आईनी खिदमत, बहुत इंपॉर्टेंट। आईनी खिदमत यानी कि संविधान के जो उन्होंने सेवा किया है उसके बारे में बताना है। भीमराव अम्बेडकर ने मुल्क और कौम की अहम खिदमत अंजाम दिए हैं, इसलिए उनका शुमार जदीद हिंदुस्तान के मेयारों में होता है, यानी कि आधुनिक भारत का निर्माण में होता है। उनके कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील है, यानी कि उन्होंने जो काम किया उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। वो इल्मी सियासत के मैदान में भी कूदे और कामयाब रहे। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो मुल्क के आइन साजी का मरहला दरपेश हुआ, मतलब संविधान बनाने का है ना एक चरण पेश आया, उसको मामला पेश किया आया और उन्होंने बनाया। तो आइन साजी के लिए यानी कि संविधान बनाने के लिए दस्तूर साज कमेटी है ना, दस्तूर साज कमेटी, भीमराव अम्बेडकर इस कमेटी के सदर रहे, यानी कि दस्तूर साज कमेटी बनाई गई, उसके सदर कौन रहे, भीमराव अम्बेडकर रहे और उन्हीं की सदारत में मौजूदा आइन हिंदुस्तान की तकमील मुमकिन हो पाई, ठीक है ना। तो फिर ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। मजमून निगारी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। देखिए अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मेरा मुंह भी दर्द हो गया, ठीक है ना। अब आप लोग खुद से यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आगे स्क्रॉल कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले। तनकीद के बारे में लिखना है, तनकीद के बारे में 5 जुमले लिखना है। आप इसको देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। आगे मैं बताता हूँ। देखिए ये आपका गया सूरज ग्रहण जो पढ़ेंगे, क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंख से देखा जा सकता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में छाप लीजिएगा। देखिए आए या ना आए उससे मतलब नहीं, लेकिन हमको पढ़ना है। ओके, पढ़ना है भाई साहब। फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए। तो फहमीदा के बारे में लिखना है, फहमीदा और उसकी बेटी जो है ना हमीदा, नज़ीर अहमद तौबतुन नसूह वाला जो है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद उर्दू के 5 नावल निगार के नाम, हालांकि बहुत पहले पूछा है तो आप इसको एक बार देख लेना। 5 नावल निगार का नाम है तौबतुन नसूह, ये किसका है, नावल है और उसके लिखने वाले का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर, निर्मला मुंशी प्रेमचंद, इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद, अमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। आगे है गालिब के खुतूत की ज़बान पर 5 शर्तें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा भी गया है, इसको आपको लिखना है। इसी का आगे पेज यहाँ पे आ गया, उसी का अगला है, ठीक है, यहाँ पे उसी का आगे उसी से मिला दिया गालिब के जो बारे में लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मकतूब निगारी की मुख्तसर तारीफ़ करना है। मकतूब निगारी यानी कि खत लिखने का जो कला है, मकतूब मतलब खत होता है, उस खत लिखने की जो क्या उसमें तारीफ़ है उसके बारे में आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है, इसको लिखिएगा। जो गालिब का मकतूब जो है बहुत ही फेमस है, देख लीजिएगा। आगे है जदीद उर्दू नज़म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, मैंने सारा सवाल इंपॉर्टेंट दिया है। अल्लाह से दुआ है खुदा न खास्ते ये सवाल आ जाए तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगा, बट ऐसा माइंड में कभी मत रखिएगा एकदम आ ही जाएगा, है ना। आप इसको पढ़ लीजिए, आ जाए तो पछतावा ना हो, है ना, और नहीं आएगा तो आपको एक तो बात है अगर याद कर लीजिएगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और आएगा अगर इस तरह से इसी से रिलेटेड कोई दूसरा सवाल भी आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर छाप ही दीजिएगा। नज़म की मुख्तसर तारीफ़ करना, नज़म के बारे में लिखना है। ओके, चलिए। रोशनी से भी मैं दिया हूँ जगन्नाथ आज़ाद, ये रोशनी वाला किताब है, इसकी जगन्नाथ आज़ाद के बारे में, अच्छा यहाँ पे कट गया, जगन्नाथ आज़ाद के बारे में क्या करना है। अच्छा, इंडिया गेट का खुलासा है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिया गेट का खुलासा, इंडिया गेट का लिख लेना तुम लोग, इंडिया गेट का खुलासा, ठीक है ना, इंडिया गेट का खुलासा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया गेट का खुलासा लिख लो तुम लोग। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे है जेर निसाब नज़म, बहुत आसान थी पहले, इसका मरकज़ी किरदार,
इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि देखिए इतना पूरा लंबा समझाना इम्पॉसिबल है, बहुत टाइम लग जाएगा, आपका भी टाइम किल होगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें मार्फा, इसमें नखरा, ये किताब में दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कभी 3 नंबर सवाल नहीं देता है जी कि इसमें मार्फा, या 2 नंबर सवाल में आता है इसमें मार्फा किसे कहते हैं, नखरा किसे कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव में तो खैर भरा हो रहता है कौन इसमें मार्फा कौन इसमें नखरा है, ठीक है ना। मैंने बताया इसमें मार्फा बोलते हैं खास चीज़ को, नखरा बोलते हैं आम चीज़ को। इसमें मार्फा बोलते हैं प्रॉपर नॉन को, और इसमें नखरा बोलते हैं कॉमन नॉन को, समझ रहे हैं ना। इसमें मार्फा बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को, इसमें नखरा बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा को। ओके, मर्सिया किसे कहते हैं, मर्सिया के बारे में बताना है तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे है, और बाकी यहाँ पे देखिए। ओके, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे है उर्दू गज़ल की रिवायत में उर्दू गज़ल का तजुर्बा क्या था, उर्दू क्या आज़ाद गज़ल का तजुर्बा कैसा रहा, इसको आपको देखना है जी। इसको स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लो तुम लोग, आराम से कॉपी में लिख लेना। हिंदुस्तानी अदब की किसे कहते हैं, हिंदुस्तानी अदब किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। गोपीनाथ, ये आपका रोशनी से मैंने कुछ गेस किया। गोपीनाथ की शख्सियत के बारे में लिखना है, जो सेकेंड हैंड वाला जो है ना, सेकेंड हैंड का किरदार, सवाल भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि गोपीनाथ किस अफसाना का किरदार है, सेकेंड हैंड वाला, तो इसकी शख्सियत के बारे में लिखना है 5 जुमले में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये अफसाना अर्जुन का मरकजी किरदार है, बहुत इंपॉर्टेंट, अर्जुन का मरकजी किरदार, अर्जुन जो अफसाना है उसका मरकजी किरदार लिखना है। अक्सर मरकजी किरदार और खुलासा लगभग सेम होता है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे मैं स्क्रीन घसका रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा मरकजी किरदार ये लॉन्ग में आता है ना। खुलासा 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछेगा। ओके, तो एक बार पढ़ लेना है ताकि कुछ लिख सक पाएँ। एक और खुलासा, बारिश की एक सुबह, नज़म, ये जो है रोशनी वाला किताब से। ओके, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मैंने दे दिया आखिर में, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% 5 से 6 सवाल इसी से पूछेगा। वातिर के किनारे लिखने वाले कौन है, पन्नालाल पटेल, कैसा अफसाना है, गुजराती अफसाना, गुजराती कहाँ का भाषा है, गुजरात का। इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सूरज का घोड़ा कौन है, यू आनंद मूर्ति, कन्नड़ भाषा, कन्नड़ कहाँ का है, कर्नाटक का है। सेकंड हैंड बेगम मोहम्मद बशीर, मलयालम, मलयालम कहाँ का भाषा है, केरल का। खाली संदूक आसामी, आसाम का भाषा है, इंदिरा गोस्वामी लिखने वाला। अर्जुन बांग्ला भाषा है, बांग्ला अफसाना है, महाश्वेता देवी। अंग्रेजिया बाबू मैथिली है, समझ रहे हैं, मैथिली, हाँ। और ये हरिमोहन झा। चलिए आगे देखते हैं। ये नज़म है, वारिस शाह से, पंजाबी अफसाना है, अमृता प्रीतम। बारिश की एक सुबह, उड़िया नज़म है, सीताकांत महापात्रा। इंसान तेलुगु तमिलनाडु वाला है, सुशिंदर शर्मा। वो मुलाकात मलयालम है, सच्चिदानंद। दिए जो है मराठी, महाराष्ट्र, अर्जुन कोलड़कर। तो ये यहाँ तक मेरा रहा गेस क्वेश्चन। और भी है कि तर्जुमा निगारी पर 5 जुमले लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है जी। स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट। और पहली बार जो आ रहे चैनल पे यार, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसमें आपको 1 रुपया घाटा नहीं होगा, बल्कि बहुत फायदा होने वाला है। क्लास चल रही है साइंस, सोशल, मैथ, सबका कोशिश करूंगा सबका गेस देने के लिए। ओके, हालांकि जो भी वीडियो जा रहा है सब गेस ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अब आप इन सभी क्वेश्चन को छाप लें अपने कॉपी में और याद करने की कोशिश करें, आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद करना आपकी जिम्मेदारी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।